नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूं आप सभी के लिए। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन सभी स्टूडेंट को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने वीडियो में कमेंट किए हुए थे, क्योंकि आप ही के कमेंट्स के कारण मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बुक और ऑथर्स। जितने भी पुस्तक और उसके लेखक के नाम हैं, सारी चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारा आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, इतिहास की घटनाओं का क्रम, कौन से शासक पहले आया था, कौन से शासक बाद में आया, उनकी घटनाओं का क्रम क्या था, ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पाषाण काल के विषय में। तो देखो, पाषाण काल में 3 फेज है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का हर एक टॉपिक आपका अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए। अच्छे तरीके से अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मानो कि यहाँ से 2 से 4 नंबर पक्का मिलेंगे। ठीक है। यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है आपका। हड़प्पा सभ्यता में अगर आपके पास देखा जाए तो बहुत कुछ आता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था, अलग अलग स्थलों के नाम, वहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं। पर अगर आपके पास एग्जाम से 10 दिन पहले केवल 10 दिन का टाइम है, तो आप क्या करो, आर्थिक स्थिति को क्लियर कर लो, मोहनजोदड़ो अच्छे से वाच कर लो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, बनावली, चन्हूदड़ो और सुरकोटड़ा, ये ऐसे स्थल है जहां से हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन से साक्ष्य पाए गए। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से नदी के किनारे अवस्थित है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये भारत में है या पाकिस्तान में है। अगर भारत में है तो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं वैदिक काल के विषय में। तो वैदिक काल को 2 चैप्टर में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक की धार्मिक समानताएं आपको पता होना चाहिए, उनकी सामाजिक व्यवस्था पता होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, 16 संस्कार पता होना चाहिए। ये 16 संस्कार का वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर दिया हूँ और आगे मैं अपडेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होना। उनकी राजनीतिक संगठन आपको याद होना चाहिए, किस प्रकार से पहले गण के बाद जन बना, जन के बाद फिर जनपद बना, जनपद से बाद के दिनों में 16 महाजनपदों में किस प्रकार से इसकी परिवर्तन होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में कैसी रही, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था क्लियर होना चाहिए और उनकी आर्थिक जीवन कैसी थी वो क्लियर होना चाहिए। अगर इतना टॉपिक आपने वैदिक काल में क्लियर कर लिया है तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है। महाजनपद काल छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16 महाजनपदों का नाम याद होना चाहिए आपको, उनकी राजधानियां याद होना चाहिए, कौन सी भौगोलिक स्थिति में वर्तमान में अवस्थित है वो याद होना चाहिए, साथ ही साथ वो किस राज्य में अवस्थित है वो भी याद होना चाहिए। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से आधुनिक नाम भी पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म पूरी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। जैन धर्म को भी देखो, मौर्य वंश की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इनमें आपको शासकों का क्रम याद होना चाहिए, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था याद होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके अध्यक्षों के विषय में नाम जो पूछा जाता है वो याद होना चाहिए। जैसे कि सीता अध्यक्ष हो गया, विविता अध्यक्ष हो गया, सूना अध्यक्ष हो गया, सूत्रा अध्यक्ष हो गया, पन्या अध्यक्ष हो गया, पौतवा अध्यक्ष हो गया, ये आपको जो है याद होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें तो सीता अध्यक्ष किसे कहा गया है, तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा गया है। विविता अध्यक्ष कहा गया चारागाह के प्रधान अधिकारी को। सूना अध्यक्ष कहा गया बुचड़खाना अध्यक्ष को। सूत्रा अध्यक्ष कहा गया व्यवसाय अधिकारी को। पन्याध्यक्ष कहा गया वाणिज्यिक अधिकारी को। तो ये सारी चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने भी शासक उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सम्राट अशोक। अशोक से जुड़े हुए सारी घटनाएं आपको याद होना चाहिए, उनकी सामाजिक स्थितियां, उनकी धार्मिक स्थितियां, उनकी धार्मिक नीतियां, धर्म नीति, बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध किस प्रकार के रहे, सारी चीजें आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो देखो ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें आपका इंडो ग्रीक शासक, इसके अतिरिक्त शक शासक, सातवाहन शासक, कनिष्क, शुंग वंश, इनके विषय में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यदि हम बात करें गुप्त वंश के विषय में तो शासकों का क्रम याद होना चाहिए आपको, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया, इन सारे के क्रम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। साथ ही इनके द्वारा जितने भी गतिविधियां किया गया है वो सारे गतिविधियों आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। साहित्यक रचनाएं याद होनी चाहिए इस समय की, यानी कि गुप्त काल में जितने भी साहित्यक रचनाएं रची गई थी वो याद होना चाहिए। गुप्त साम्राज्य के जितने भी गणितज्ञ थे, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे वो आपका सुश्रुत हो, ये सारे आपके याद होना चाहिए।
उनकी प्रशासनिक व्यवस्था याद होनी चाहिए आपको। कश्मीर के कई सारे वंश है, उसमें 3 राजवंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारकोट राजवंश, उत्पल राजवंश और लाहौर राजवंश। तो इनके शासकों के क्रम को आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। वकाटक वंश याद कर लेना, पुष्यभूति वंश ये भी याद कर लेना, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, ये आपका याद होना चाहिए। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, शासकों के क्रम, हर बार यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा ही जाता है। इस सबसे इंपॉर्टेंट आपका चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, उनके शासकों के क्रम, उनके शासकों द्वारा किए गए गतिविधियां, राजेंद्र प्रथम हो गए, राजा राज हो गए, इन सभी के बारे में सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त पांड्य वंश और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका संगम वंश, चोल, चेर और पांड्य, इन 3 वंशों को मिलाकर के संगम वंश का काल बनता है। तो संगम वंश के सारे नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है और ये है मेरे लिए। कैसे है मेरे लिए? तो एग्जाम के जस्ट 10 दिन पहले मैं आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊंगा, जैसे कि बुक और ऑथर के नाम, उनसे जुड़े हुए पीवाईक्यूज, आप लोग उसको जरूर वॉच कर लेना। इसके अतिरिक्त इतिहास के जितने भी घटनाओं के क्रम पूछे गए हैं सारे पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा, और जितने भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को मैं सीक्वेंस वाइज लेकर के आऊंगा, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। इसके अतिरिक्त एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से एक एक वीडियो लेकर के आऊंगा। कंपाइलेशन वीडियो होगा, मैराथन वीडियो होगा, वो वॉच कर लेना। अगर ये वीडियो आप वॉच कर ले दोस्तों तो फिर ध्यान रखना कि अगर आप एग्जाम में बैठोगे ना तो पेपर में आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। और हाँ, इन सब के अतिरिक्त ये तो शॉर्ट टर्म की हो गई ना आपकी ड्यूरेशन, ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, लास्ट 15 दिनों में, 2 महीने में किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं। इन 3-4 महीने में आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से घोर करके पी जाना है। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 में ये टॉपिक है सारे, ये सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो और इस सारे को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेना। यूनिट 1 का सिलेबस है ये एंशिएंट हिस्ट्री में। यूनिट 2 का ये सिलेबस है आपका, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लेना। यूनिट 3 का सिलेबस ये है आपका, ठीक है। वीडियो पॉज करो और अच्छे तरीके से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, हिस्ट्री के जीत के नाम से है। मैं वहाँ पर ये PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को जो है देखना, और वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप से PDF को ज्वाइन कर लेना, और PDF ज्वाइन करने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को कवर कर लेना। हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और भी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।